तो चैप्टर 15 में क्या दिया हुआ है, मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट की माइंस में जो भी मशीनरी यूज हो रहा है, जो भी प्लांट माइन से कनेक्टेड प्लांट है, उसके रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन है, या जो भी गैसेस इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री में किस प्रकार का यूज करना चाहिए। जो कंप्रेसर वगैरह है, मतलब जो एयर, मतलब जिसके अंदर मान लो एयर रहता है, कंप्रेसर से चलता है, क्या एयर से चलता है ना, कंप्रेस्ड एयर हम लोग देते हैं, तो उसका टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ दिया हुआ है। फिर कुछ HMM का जो ऑपरेटर ड्राइवर है उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 208 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ सर्टेन मशीनरी इक्विपमेंट डिवाइस इन कोल माइंस, कि हम लोग माइंस में, कोल माइंस में जो मशीनरी इक्विपमेंट या कुछ भी डिवाइस यूज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग परमिशन किससे लेना होगा। जो पहला पॉइंट है क्या है कि किसी भी प्रकार का जो IC इंजन होता है या स्टीम बॉयलर होता है, उसको माइंस में यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पिछले पहले से ही चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन ले लिया जाएगा और वो जैसा कंडीशन स्पेसिफाई करेगा, तो हम लोग जो भी IC इंजन है, स्टीम बॉयलर है, उससे उसका भी हम लोग कोल माइंस में यूज कर सकते हैं। किससे परमिशन लेना होगा, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ PPT में मेरा मिलेगा, तुम लोग को यही क्वेश्चन मिलेगा। दिखा दे रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ये चीफ इंस्पेक्टर ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, ये लिखना नहीं चाहिए था। तो वही पहला क्वेश्चन है कि इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम बॉयलर shall be used in a mine with the previous permission in writing of the मैनेजर, एजेंट, ओनर, रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर। तो ये चारों ऑप्शन नहीं होगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले हम कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम लोग डाटा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में सभी को इजी होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि प्रत्येक गैसीय सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री, ध्यान देना, सेकेंड और थर्ड डिग्री की बात कर रहा है, सिर्फ कैसा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा, जो फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, उसी को सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में यूज करना है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द प्रोविजन ऑफ जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। देखो CEAR जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी CEA 2010 बोलते हैं, इसका फुल पूरा नाम अगर देखना चाहेंगे तो ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ब्रैकेट में है रेगुलेशन 2010। यही CEA 2010 जो लिखते हैं, ब्रैकेट में भी दिया हुआ है मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010, CEAR 2010। तो तुम लोग CEA का फुल फॉर्म क्या है ये भी तुम लोग नोट कर लेना, नोट कर ही लो अभी, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए कि CEAR का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, और अगर ब्रैकेट वाला भी चीज एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो क्या है ब्रैकेट में, मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, तो प्रत्येक सेकेंड और थर्ड डिग्री में फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस या इक्विपमेंट यूज किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा या चीफ इंस्पेक्टर और कोई भी इंस्पेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज किया है, सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन, वो जैसा कंडीशन स्पेसिफाई करेगा, वो क्या कर सकता है कि जो नन फ्लेम अपरेटस है ना, नन फ्लेम प्रूफ अपरेटस या इक्विपमेंट है, उसको भी बोल सकता है कि आप माइंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या बोला हुआ है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीय माइंस में सिर्फ फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस यूज करना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, स्पेसिफाई किया है इसी काम के लिए, तो वो क्या करेगा कि नन फ्लेम प्रूफ अपरेटस रहेगा ना, तो उसका भी परमिशन दे देगा कि आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कितने समय के लिए, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। किस माइंस के लिए, कि इन एनी माइन ऑफ द फर्स्ट डिग्री गैसीनेस, मतलब क्या था कि पहले फर्स्ट डिग्री था, ठीक है, अब बाद में जाके ये माइन सेकेंड या थर्ड डिग्री में चला जाता है, तो किसी भी ओनर, एजेंट, मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा कि मान लो फर्स्ट डिग्री माइंस था तो नॉन फ्लेम प्रूफ अपरेटस यूज किया जा रहा था, लेकिन अचानक से था कि मिथेन वगैरह जो गैस था, जो प्रत्येक 30 डेज में सैंपल लिया, उसमें रेट ऑफ इमिशन ज़्यादा हुआ और वो
क्लासीफाई हो गया, रिक्लासीफाई हो गया सेकेंड या थर्ड डिग्री के लिए, मतलब हायर डिग्री ऑफ गेसीनेस के लिए, जो रेगुलेशन नंबर 133 में ही दिया हुआ है। ठीक है, वेंटिलेशन वाला जो रेगुलेशन स्टार्ट होता है, डस्ट वेंटिलेशन है उससे पहले वाला डस्ट वगैरह वाला में, तो 133 नंबर जो रेगुलेशन दिया हुआ है वहां पे वो क्लियरली दिया हुआ है। तो वही है कि यहाँ पे कोई नॉन गैसी माइंस था, वो जाके मतलब गैसी सीमो फर्स्ट डिग्री था, अब वो जाके सेकंड या थर्ड डिग्री हो जा रहा है, तो जो भी नॉन फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स था सबको फ्लेम प्रूफ तो तुरंत नहीं कर लेगा ऑनर एजेंट मैनेजर, सब में पैसा लगेगा, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन देना होगा उसको। तो वही बोल रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1 साल तक का वो परमिशन दे सकता है कि चलिए आप यूज कीजिए नॉन फ्लेम प्रूफ वाला, सेकंड या थर्ड डिग्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, टाइम टू टाइम, जैसे ऑफिशियल गजेट, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 132 पेज वाला जो कलम शेयर किए थे, ये क्या था, ऑफिशियल गजेट है। तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, समय समय पे ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा वो निकालते रहता है कि कौन सा, क्या स्पेसिफिक अप्लायंसेज इक्विपमेंट की, कौन सा इक्विपमेंट मशीनरी माइंस में यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है, किस, कौन सा ब्रांड का, मतलब विच सेल बी ऑफ सच टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किसका वाला रहेगा, कौन होता है ना, जैसे मान लो जेके डे एंड सन्स का जो फ्लेम सेफ्टी लैंप आता है वो डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उसी तरीके से मेक एज अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अब अगर मान लो कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसके बारे में कहीं दिया हुआ नहीं है कि यूज करना है या नहीं करना, उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर चीफ इंस्पेक्टर को सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ लगे कि नहीं वो सेफ्टी के लिए खतरा है, माइंस के सेफ्टी के लिए, वहां पे जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है उसके लिए खतरनाक चीज है, तो उस केस में उसका वो यूज रोकवा सकता है। ठीक है, या जो भी अदर देन अप्रूव्ड रहेगा, ठीक है ना, जो अप्रूव नहीं रहेगा, अदर देन अप्रूव रहेगा, उसका वो यूज माइंस में करने के लिए मना कर देगा। और जो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे थे कि जो चीफ इंस्पेक्टर मान लो यहाँ जो बताया कि इस टाइप का यूज करना है, इस स्टैंडर्ड का यूज करना है, इस कंपनी का बना हुआ होना चाहिए, अब वैसा कुछ इक्विपमेंट है जिसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया है चीफ इंस्पेक्टर, कुछ भी बात ही नहीं किया है, कुछ वैसा इक्विपमेंट मान लो ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में कुछ वैसा इक्विपमेंट के बारे में सोच लो जिसके बारे में कुछ नहीं बताया है, स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकता है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि वो जो अप्लायंसेज है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है और मटेरियल है, वो माइंस के सेफ्टी को के लिए खतरनाक है, तो उस केस में प्रोहिबिट कर सकता है, उसका यूज को रोक सकता है एज अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। लेकिन रोकने के लिए किसका अप्रूवल लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेना होगा अगर रीजनल इंस्पेक्टर रोक लगाना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7वां नंबर में, कि जहां पे भी कोई मशीनरी यूज किया जा रहा है लिफ्टिंग, पुलिंग और ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, क्रेन वगैरह का, ड्रिल मशीन वगैरह का यूज किया जा रहा है, अदर देन हैंड हेल्ड ड्रिल, डिंटिंग, रिपिंग, कटिंग, लोडिंग, होलिंग और डंपिंग मशीन, ठीक है, ये सबको छोड़ के कोई अदर मशीनरी जो लिफ्टिंग पर्पस के लिए, पुलिंग पर्पस के लिए या ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार किया जाएगा प्रत्येक मशीनरी के लिए, कि उस मशीनरी से मेथड ऑफ वर्क क्या रहेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार किया जाएगा। तो ये सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो जो इंजीनियर ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव सेड सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि सब मशीनरी वगैरह चीज है तो वहाँ माइनिंग वाले का ज्यादा रोल आता नहीं है, इंजीनियर जो है उसका रोल आ जाता है, तो इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस वो बना के उसको मतलब माइंस में इम्प्लीमेंट करवा दे। अब फ्रेम शेल बी फ्रेम्ड बाय द पर्सन ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस कंटेनिंग कोड ऑफ द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड। ये सब बहुत लंबा चौड़ा चीज दिया हुआ है, तुम्हारा काम का चीज नहीं है, ये ध्यान रखना है कि कोई भी मशीनरी जिसका यूज लिफ्टिंग,
पुलिंग ड्रिलिंग के लिए किया जाएगा, ये सब को छोड़ के जो रेगुलर यूज होने वाला मशीनरी है इसको छोड़ के, तो उस केस में जो इंजीनियर रहेगा उसको ऑथराइजेशन दिया जाएगा कि आप इसका सीओपी का अच्छे से पूरा माइंस में इम्प्लीमेंट करवाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा अभी तुम लोग को। बाकी 209 नंबर में जो दिया हुआ है जनरल प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, बस ये ध्यान रखना है कि ये रेगुलेशन नंबर है। 210 नंबर रेगुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि 210 अपरेटस अंडर प्रेशर, प्रेशर को कैसे लिखते हैं हम लोग, पी इस तरीके से लिखते हैं ना, पी इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी को तुम लोग किसी भी तरीके से याद रखो कि एक 1 लिख रहे हैं उसके ऊपर एक इस तरीके से 0 बैठा दे रहे हैं। ठीक है, तो 210 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, अपरेटस अंडर प्रेशर, कि मतलब जो भी अपरेटस यूज किया जा रहा है जो क्या कंटेन करता है, विच कंटेन्स और प्रोड्यूसेज एयर। ठीक है, या तो वो एयर कंटेन करता है या वो एयर प्रोड्यूस करता है, एयर गैस स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम का होता है उससे ज्यादा का प्रेशर अगर वो कंटेन करता है या रिलीज करता है, जैसे मान लो ड्रिल मशीन वगैरह में क्या बोलता है कि 6 kg/cm², कि 6 kg का प्रेशर नहीं बना रहा है, 6 kg/cm², उतना का प्रेशर बनता है तो ही वो मशीन स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल रोप सॉवेल है वहां पे भी कम प्रेशर का रोल आता है, मतलब कुछ पहले प्रेशर बनाना पड़ता है, वो प्रेशर जब बनेगा तो ही है कि उसका फिर वो फंक्शन स्टार्ट होता है। तो जहां पे भी वैसा कोई भी मशीनरी है जो या तो प्रेशर कंटेन कर रहा है या प्रेशर एक तरीके से या गैस एयर जो भी है प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रेशर पे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर पे, तो उसके कारण क्या रिस्क होता है कि हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, कंप्रेसर वगैरह क्या होने की चांस रहता है कि ब्लास्ट हो जाए, बस्ट हो जाए। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह कभी नहीं देखते हो कि ब्लास्ट हो गया, तो उसके अंदर इतना प्रेशर हाई कर दिया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, फट गया उसका सिलेंडर का कवर और ब्लास्ट कर गया। तो वैसा ही वो इसमें भी चांस हो सकता है फायर का, बस्टिंग का, एक्सप्लोजन का, या नॉक्सियस गैसेस प्रोड्यूस होने का चांस रह सकता है। तो ये जो भी एयर रिसीवर जो है, जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए कंप्रेसिंग प्लांट, उसमें क्या फिट होना चाहिए, सेल्फ फिटेड विथ ए सेफ्टी वाल्व एंड एयर गेज। उसके अंदर एक वाल्व फिट होना चाहिए और गेज भी फिट होना चाहिए कि कितना प्रेशर उसके अंदर है, विच शोज द प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर उसके अंदर है, वो प्रेशर रीडिंग देगा। अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो सेफ्टी वाल्व है उससे खोल के हम लोग प्रेशर को कम कर सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 210 नंबर रेगुलेशन से वो ये है कि कोई भी एयर रिसीवर बिफोर एन एयर रिसीवर इज केज्ड, मतलब होता है ना केज, एक तरीके का कवर वगैरह में डालने से पहले, क्योंकि मान लो कोई भी मोटर वगैरह होता देखते नहीं कि ऊपर से कवर चढ़ा दिया जाता है तो उसका मूविंग पार्ट्स वगैरह कुछ बाहर से दिखे नहीं, सेफ रहे, नहीं तो कोई आदमी फंस जाएगा। तो उसी तरीके से कि कोई भी एयर रिसीवर है उसको केज में रखने से पहले या उसको स्टार्ट कमीशन मतलब क्या, ऑपरेशन में लाने से पहले जो इंजीनियर रहेगा और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को। जो फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 100% मान के चलो कि तुम लोग एग्जाम में आएगा ही आएगा। जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, हर एक एग्जाम में आ रहा है और क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन 100% फिर से आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर तुम लोग भी एग्जाम में, माइनिंग सुधार के भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन देने का रहे तो पहला जो भी किसी की नज़र में आएगा तो 210 नंबर रेगुलेशन ही नज़र में आएगा, क्योंकि यहीं पे कुछ डाटा बेस्ड दिया हुआ है। तो क्या किया जाएगा, एयर रिसीवर वगैरह, कंप्रेसर वगैरह का हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाएगा। और ये जो हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाएगा एट ए प्रेशर 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर। 1.5 मतलब 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 टाइम्स इंटू कि मैक्सिमम जो भी वर्किंग प्रेशर है, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उसका 1.5 गुना प्रेशर अप्लाई करके हाइड्रोलिक टेस्टिंग किया जाएगा। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहीं 10:1, मतलब क्या, मतलब 10 गुना वो लोड ले सकता है। अगर हम लोग रोप वगैरह की बात करें, कहीं पे वाइंडिंग रोप का कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जल्दी से बताओ तुम लोग।
जो वाइंडिंग रोप रहता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? सुन रहे हो कोई? वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 10 है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर उसका डेली अगर मान लो 100 केजी, हम एक एग्जांपल लेके 1000 केजी कैरी करना है ना, मान लो 1 टन लोड, तो उसका 10 टन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब 10 टन तक लोड वो हैंडल कर पाए, कैरी कर पाए, वैसा डिजाइनिंग किया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा हम लोग फैक्टर लेके चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर 6 ATM इसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर रहेगा, तो उसका 1.5 गुना, मतलब 9 ATM प्रेशर दे के उसका टेस्ट किया जाए, कहीं वो फट तो नहीं रहा है, एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है। तो ये टेस्ट कब किया जाएगा? एकदम स्टार्टिंग में कमीशन करने से पहले। और उसके बाद टेस्ट कब कब किया जाएगा? जब भी इसका रिन्यूअल करवाया जाएगा, जब भी रिपेयर किया जाएगा। और अगर 3 साल का टाइम पूरा हो जाता है तो नॉट मोर देन 3, मतलब हर एक 3-3 साल के इंटरवल पे ये एयर रिसीवर जो भी रहेगा, कंप्रेसर वगैरह, उसका क्या किया जाएगा, उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग किया जाएगा। 1.5 गुना प्रेशर पे। कौन सा प्रेशर का? मैक्सिमम वर्किंग जो प्रेशर है, मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है, उसका 1.5 गुना प्रेशर अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोलिक टेस्टिंग करेंगे। हम लोग मतलब कौन करेगा? इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। इस चीज को ध्यान रखना। भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। 2 से 11 नंबर रेगुलेशन, ये हम लोग के फर्स्ट क्लास में आया हुआ था कि किस नंबर रेगुलेशन में प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, ठीक है। एयर रिसीवर क्या, कंप्रेसर वगैरह की जो बात कर रहा है ना, वही सब एयर रिसीवर मेनली बोल रहा है। कंप्रेसर वगैरह क्या करता है? मान लो प्रेशर हवा बना रहा है, तो हवा कहीं बना रहा है तो कहीं भेज रहा है। तो हवा जिसके पास मान लो भेज रहा है, जो पाइप के थ्रू जहां पे हवा रिसीव करने वाला कोई डिवाइस लगा हुआ है, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। डिटेल में मत जाओ यार, हाइड्रोलिक टेस्टिंग कैसे होता है वो इंजीनियर करेगा, वो माइनिंग वाले नहीं करते, ठीक है। उतना डिटेल में तुम लोग को नहीं जाना है। एग्जाम निकालना है तुम लोग को, पीएचडी नहीं करना है। 211 नंबर रेगुलेशन क्या है? प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब जैसे देखते हो ना मोटर वगैरह में फैन वगैरह उसका रोटेट होता है, कन्वेयर चल रहा है, तो ये रेगुलेशन नंबर 211 इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी ड्रम वगैरह घूमता है उसके कारण क्या रहता है, आदमी लोग का फंसने का चांस रहता है। तो वैसा ही क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्लास के एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन ये रेगुलेशन पे हम भी उतना ध्यान नहीं दिए हुए थे। तो पूछ दिया था रेगुलेशन नंबर कितना में है, तो रेगुलेशन नंबर 200 से जान रहे थे कि 208 वगैरह में कहीं है, 208, 9, 10, लेकिन एग्जैक्ट ये रेगुलेशन था ये पता नहीं था, क्योंकि ऑप्शन भी पूरा क्लोज दे दिया था, 209, 210, 11, 212 करके ऐसा रेगुलेशन नंबर दे दिया था। तो इसको कैसे याद रखना है? मान लो कन्वेयर है, ये कन्वेयर है, उसका 2 पुल्ली है, तो ये क्या बन, एक लाइन ये है, वन, एक ही वन, ये ठीक है ना, दोनों मिला के 2 हो गया। तो 211 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है? सीधा ध्यान रखो, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, जहां पे कोई पार्ट्स मूव कर रहा है। एक एग्जांपल दिए हम, कन्वेयर, कन्वेयर भी क्या होता है, मूव कर रहा है, वहां पे भी आदमी लोग का फंसने का चांस रहता है। तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जहां मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी से, उसके बारे में रेगुलेशन नंबर 2 से 11 में दिया हुआ है। जैसे क्या है, एवरी ड्रम, फ्लाई व्हील और कोई भी डेंजरस एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द एनी मशीनरी, जो क्या हो रहा है, जो भी इक्विपमेंट माइंस में चल रहा है उसका एक पार्ट है, तो हम लोग सुटेबल वहां पे एडिक्वेटली फेंस्ड करना चाहिए, या सुटेबल गार्ड्स वगैरह हम लोग वहां पे, गार्ड मतलब क्या, ये होम गार्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सुटेबल गार्ड मतलब प्रोटेक्टिव कवर वगैरह कुछ वहां पे लगा कर रखना चाहिए, कि कोई भी आदमी वहां पे जब एग्जामिनेशन वगैरह, मतलब नॉर्मल जब एग्जामिनेशन करने जाएगा तो उस केस में तो उसको गार्ड वगैरह को रिमूव कर लिया जाएगा, लेकिन नॉर्मल केस में वो ढका हुआ रहे कि कोई भी आदमी को वहां फंसने का चांस ना रहे। तो बस उसमें यही चीज तुम लोग को ध्यान रखना है अच्छे से, कि 211 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। इंजन रूम्स एंड देयर एग्जिट, मतलब जो भी इंजन रूम है जहाँ पे मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी चार्जिंग रूम, या कोई भी रूम है जहाँ पे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर किया जा रहा है, उसको एकदम पूरा क्लीन रखना है, और कम से कम 2 बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जिट।
क्योंकि ये सब में है कि 2 एग्जिट रहने से क्या हो, कुछ भी अगर इमरजेंसी लगा तो वो आदमी वहां से निकल पाए। नेक्स्ट क्या है 213 नंबर रेगुलेशन में, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, कि कोई भी मशीनरी का वर्किंग और उसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी मशीनरी को ऑपरेट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उसका कांस्टेंट सुपरविजन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के, मतलब वहां पे प्रेजेंट ना रहे। नो मशीनरी सेल बी ऑपरेटेड अदरवाइज देन बाय और अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। होता है ना कि मान लो कोई मशीनरी चल रहा है, तो वहाँ पे माइनिंग सरदार प्रेजेंट है, मान लो माइनिंग वाले ओवरमैन प्रेजेंट है, और एक्सकेवेशन वाले का या ईएनएम वाले का फोरमैन प्रेजेंट है। तो वही बोलता है कि कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन की ही निगरानी में किसी मशीन को ऑपरेट किया जाएगा। सेकेंड में क्या है कि इन गेसेस सीम ऑफ द सेकेंड और थर्ड डिग्री, कि जब सेकेंड और थर्ड डिग्री की बात आ गई, अंडरग्राउंड माइंस की बात आ गया, और वहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी अपरेटस वगैरह यूज करना है, तो नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज और ऑपरेट एन इलेक्ट्रिकल, मतलब ना तो सुपरविजन के लिए रखा जाएगा ना तो उसको चलाने के लिए रखा जाएगा, जब तक कि उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ना हो। तो ये क्वेश्चन अभी तुम लोग को उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया सेकेंड पॉइंट में कि प्रत्येक सेकेंड और थर्ड डिग्री में जो भी सुपरवाइजर रहेगा वहां पे प्रेजेंट काम करवाने के लिए, या जो भी ऑपरेटर रहेगा उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए, जब तक कि उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में उसको वहां पे ना तो सुपरविजन का काम दिया जाएगा ना उसको ऑपरेशन करने का काम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5वां नंबर में, कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन और कोई अदर पर्सन जिसका अपॉइंटेड किया गया है, वो क्या करेगा, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में एक बार वो मशीनरी का थोरो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। थोरो इंस्पेक्शन ऑफ ऑल मशीनरी एंड प्लांट इन यूज, और उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन कर लेगा। तो कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी मशीनरी का एग्जामिनेशन करना है, वो 7 दिन में थोरली एकदम जांच करेगा, एकदम पूरा एक एक करके सारा चीज का अच्छे से जांच करेगा। 214 नंबर रेगुलेशन में क्या है कि बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस माइनिंग और कोल कटिंग मशीन, कि अंडरग्राउंड में जो भी फेस इक्विपमेंट या कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनरी अगर हम लोग को यूज कर रहे हैं या कोल कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए। तो मीथेन मोनीटर सेल बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल रूफ बोल्टिंग मशीन, जितना भी रूफ बोल्टिंग मशीन रहेगा, कटिंग मशीन रहेगा, कंटिन्यूअस माइनर रहेगा, और लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट रहेगा, लोडिंग मशीन रहेगा, और अदर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जिसका यूज किया जा रहा है कोयला को निकालने के लिए या कोयला को लोड करने के लिए, तो सभी में क्या होना चाहिए, मीथेन मॉनिटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जो रूफ बोल्टिंग मशीन बोल रहा है या कंटिन्यूअस माइनर और कोल लोडिंग इक्विपमेंट, उसमें पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग भी फिट होना चाहिए, कि वो जहाँ पे काम हो रहा है वर्क प्लेस में अच्छे से लाइट, मतलब इल्यूमिनेशन होते रहे, लाइट मिलते रहे। जितना भी फेस इक्विपमेंट है जो यूज किया जा रहा है, जैसे मान लो कोयला को कट करने के लिए या होल ड्रिल करने के लिए, कहा है का होल ड्रिल, रूफ सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें क्या इक्विपमेंट फिट होना चाहिए, वाटर स्प्रे होना चाहिए, वाटर स्प्रेइंग व्यवस्था होना चाहिए, डस्ट कलेक्टर होना चाहिए, और एयर स्क्रबर सिस्टम होना चाहिए टू कंट्रोल रिस्पायरेबल कोल माइन डस्ट। ये ध्यान रखना कि वाटर स्प्रे, डस्ट कलेक्टर और एयर स्क्रबर सिस्टम क्या करता है कि जो रिस्पायरेबल कोल माइन डस्ट है, मतलब जो हम लोग लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है, मेन वही तो, हम लोग के लिए सारा डस्ट तो खतरनाक नहीं है, जो डस्ट हम रिस्पायरेबल डस्ट जो हम लोग लंग्स में जाके डिपॉजिट हो सकता है, वही हम लोग के लिए खतरनाक है। तो क्या कोशिश करना चाहिए कि उस डस्ट को हम लोग सप्रेस कर दें, तो इसके लिए वाटर स्पेयरिंग व्यवस्था होना चाहिए। डस्ट कलेक्टर की जो भी डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक डिवाइस रहे कि वो डस्ट को खींच ले, ठीक है ना, सक्शन इफेक्ट क्रिएट करे, डस्ट को खींच ले। और एयर स्क्रबर सिस्टम, वो भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम है, वो क्या करेगा कि रिस्पायरेबल कोल माइन डस्ट को कंट्रोल कर लेगा। क्रेन और लिफ्टिंग गियर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात है।
डिजाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एचईएमएम इंक्लूडिंग ट्रक टिपर एंड डंपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी फिटर या मैकेनिक जिसके पास ड्राइवर या ऑपरेटर्स लाइसेंस है, अगर बोलता है कोई कि एचईएमएम का टेस्ट रन करवाना है, ठीक है, एचईएमएम का टेस्ट रन करवाना है, तो किसके थ्रू करवाएंगे? तो जिसके पास ड्राइवर या ऑपरेटर्स का लाइसेंस है ना, जिस फिटर या मैकेनिक के पास, वही सिर्फ एचईएमएम को टेस्ट रन दे सकता है, ठीक है। ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीन जिसका यूज किया जाता है, देखते हो ना, बोरिंग पर्पस के लिए, जो चापाकल वगैरह के लिए यूज किया जाता है, तो उसको कभी भी ये नहीं कि माइंस में ले जाएंगे कि चलो तुम ड्रिल मतलब होल ड्रिल कर दो, हम लोग ब्लास्टिंग के लिए नहीं। माइंस में जो यूज होता है वो स्पेशल डिजाइन किया जाता है माइनिंग पर्पस के लिए। तो इसलिए ये नहीं कि बोरिंग, सिंपल जो बोरिंग करने वाला मशीन होता है उसको माइंस में ले जाके लगा दे कि चलो तुम ड्रिल कर दो, ठीक है। दोनों का कंडीशन सब अलग अलग रहता है। इतना क्वेश्चन अभी जो हम लोग पढ़े हैं रेगुलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, अब देखते हैं तुम लोग इसका आंसर दे पाओगे या नहीं। रेगुलेशन पढ़ने से है ना एग्जाम का 85% कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? रेगुलेशन 211 का फर्स्ट पॉइंट बता देते, क्या है, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी के बारे में ही दिया हुआ है ना वहां पे। एवरी विंच और विंडलेस सेल बी प्रोवाइडेड एंड यूज्ड विथ ए स्टॉपर पावल और अदर रिलायबल होल्डर। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये सारा मैकेनिकल का टर्म है, ठीक है। विंच क्या होता है, विंडलेस क्या होता है, सबको बोल रहा है। स्टॉपर मतलब होल्डर वगैरह, मान लो कि जैसे फोर व्हीलर में भी हम लोग रखते हैं ना, क्या क्या रखते हैं, कुछ अगर इक्विपमेंट, मतलब जैसे मान लो फायर एक्सटिंग्विशर रख रहे हैं, तो एक होल्डर रहता है फायर एक्सटिंग्विशर वाला, उसी होल्डर में फायर एक्सटिंग्विशर को रखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी विंच या विंडलेस जो यूज किया जा रहा है ना, साथ में यूज विथ स्टॉपर, मतलब रोकने वाला भी होना चाहिए। मान लो हम लोग का एक क्या बोलते हैं यार उसको, माइंड में नहीं आ रहा है यार, फोर व्हीलर में यार जो स्क्रीन को साफ करने के लिए, सामने शीशा को साफ करने के लिए क्या रहता है वो, गाड़ी तो सामने खड़ा है लेकिन देख के भी याद नहीं आ रहा है। अरे वो पानी स्प्रे होता है फिर वो साफ करता है, क्या बोलते हैं उसको? वाइपर, हाँ। वाइपर वगैरह में भी क्या होता है, वाइपर, वाइपर, हाँ। तो क्या है, एक सर्टेन जगह जाता है फिर वापस आता है ना वो, तो वैसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए। स्टॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई रोकने वाला ना हो, वो चारों ओर घूमने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वही सब के बारे मतलब ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि विंच विंडलेस, इसका वैसे गूगल में हम सर्च करके देखते हैं क्या है एग्जैक्ट। ईमेल से तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं। क्या सब मैसेज थोड़ा लेट से जाता है, जो टायर के पीछे लगाया जाता है मशीन बैकवर्ड मूवमेंट ना करे। हाँ, वो भी स्टॉपर बोलते हैं उसको भी, द विंड ऑपरेटर्स फॉर मूविंग हैवी वेट, ठीक है। हैवी वेट को मूव करने के लिए है ना वो विंडलेस होता है। ए विंडलेस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विच इज रोटेटेड बाय द टर्न ऑफ ए क्रैंक बेल्ट। विंडलास है, ठीक है। और उतना तुम लोग समझना नहीं है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन यहाँ सोल्व करो। पहला क्या था
कि इंटरनल कंबशन इंजन या स्टीम बॉयलर को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज करेंगे, तो इसके लिए किसका परमिशन चाहिए होता है? ऑनर, एजेंट, मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर का नहीं चाहिए होता है, इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर का चाहिए होता है। बता दिए। तो दूसरा क्वेश्चन बताओ कि फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस एंड इक्विपमेंट सेल बी यूज बिलो ग्राउंड इन, सिर्फ फ्लेम प्रूफ अपरेटस यूज किया जाएगा कौन से माइंस में? गैसीय सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री में, गैसीय सीम ऑफ सेकंड डिग्री में, गैसीय सीम ऑफ थर्ड डिग्री में, या गैसीय सीम ऑफ सेकंड और थर्ड डिग्री में? किस डिग्री, कौन से डिग्री वाले माइंस में सिर्फ फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस यूज किया जाएगा? क्या बोल रहे हो? 2 3 डी नंबर, ठीक है। कि कोई भी माइंस है जो पहले फर्स्ट डिग्री था, ठीक है ना, और बाद में चलकर क्या हो गया, वो हायर डिग्री वाले में चला गया है, तो कितने साल तक वहां परमिशन दिया जा सकता है चीफ इंस्पेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या रीजनल या कोई भी इंस्पेक्टर जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, कितने साल तक यूज किया जा सकता है नॉन फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स? 1 साल तक। हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस, कि जो भी मशीनरी यूज किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मशीनरी को हैंडल करने के लिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस? ये बताए थे। सेफ्टी ऑफिसर तो नहीं रहेगा, एजेंट तो हम लोग पढ़े ही नहीं, लड़का लोग कन्फ्यूजन होगा इंजीनियर मैनेजर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इंजीनियर होगा। सी अभी भी कौन बोल रहा है यार? सी कैसे बोल दे रहे हो तुम लोग? अभी पढ़े ना हम लोग डिटेल में, इसलिए हम पहले वहां पे बताएं, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में अभी कौन से एग्जाम में आया हुआ था? एनसीएल के एग्जाम में आया हुआ था क्या? किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था? छोड़ो, अभी उसको नहीं देखते हैं क्योंकि उसको भी पढ़ाएंगे हम लोग। कुछ ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत दिया, ये क्वेश्चन छोड़ो। ये 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, कि जो भी एचएमएम या डीजल इक्विपमेंट होता है, वहां पे क्या एक सर्विस ब्रेक दिया हुआ है, एक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है, एक इमरजेंसी ब्रेक दिया हुआ है, एक रिटार्डर ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है। सभी को तुम लोग बताना नाम, क्या क्या फंक्शन है रिटार्डर ब्रेक, ठीक है। तो सर्विस ब्रेक क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं ना, जैसे मान लो हम लोग के पास जो भी फोर व्हीलर वगैरह रहता है, तो जो भी नॉर्मली हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, तो वैसा ही ब्रेक डंपर में होता है, जो नॉर्मल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो सर्विस ब्रेक कहलाता है। जो प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो सर्विस ब्रेक होता है। पार्किंग ब्रेक क्या होता है? कि जो डंपर या जो भी मशीनरी खड़ा है, ठीक है, वो खड़ा मशीनरी बहुत बार क्या होता है, अगर पार्किंग ब्रेक नहीं लगाओगे ना तो लुढ़क जाता है। तो जो स्टेशनरी मशीन है उसका मूवमेंट को रोकना है, वो इधर